नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो विज्ञान, इतिहास और ब्रह्मांड, मतलब कई अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाते हैं। बिल्कुल। हम इसे एक क्विज की तरह नहीं, बल्कि हर सवाल को एक सिस्टम को समझने के जरिए की तरह देखेंगे। हाँ, ये नजरिया दिलचस्प है। चाहे वो हमारे शरीर का सिस्टम हो, तारों का, या फिर साम्राज्यों के बनने बिगड़ने का। और हम देखेंगे कि ये सब सिस्टम जो ऊपर से इतने अलग दिखते हैं, वो असल में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे छोटे और सबसे करीबी सिस्टम से शुरू करते हैं। हमारा अपना शरीर। पहला सवाल खून से जुड़ा है। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जवाब है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब ही सफेद होता है। अच्छा। ये ल्यूकोसाइट्स एक तरह से हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम की सेना है। सेना? हाँ, जो किसी भी बाहरी हमले जैसे बैक्टीरिया या वायरस से लड़ती हैं। ये हमारे बोन मैरो में बनती हैं और खून के जरिए पूरे शरीर में गश्त लगाती हैं। सेना, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है। तो फिर बाकी विकल्पों का क्या, जैसे एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स तो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, ये जानना भी जरूरी है क्योंकि ये सब हमारे खून के सिस्टम के ही अहम हिस्से हैं। एरिथ्रोसाइट्स हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, यानी आरबीसीज। इनका काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। शरीर की लॉजिस्टिक्स टीम। बिल्कुल। और थ्रोम्बोसाइट्स को ही आम भाषा में प्लेटलेट्स कहते हैं। हाँ। ये शरीर के इमरजेंसी रिपेयर वाले हैं। कहीं भी कट लगता है तो ये फौरन पहुंचकर खून का थक्का जमा देते हैं। ये तो कमाल का सिस्टम है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हमारे सूत्रों में लिखा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र 120 दिन होती है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिकाओं की सिर्फ 20 दिन। ऐसा क्यों? सेना की उम्र इतनी कम? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब उनके काम में ही छिपा है। अच्छा। श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब हमारे सैनिक लगातार लड़ाई में रहते हैं। वो कीटाणुओं को निगलती हैं, उनसे लड़ते हुए खुद भी मर जाती हैं। उनकी जिंदगी छोटी इसलिए है ताकि नए सैनिक आते रहें। हाँ, ताकि शरीर में हमेशा नए और ताकतवर सैनिकों की सप्लाई बनी रहे। तो ये शरीर की एक रणनीति है। मतलब एक निरंतर चलने वाली जंग। और इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है, जो भविष्य की दवा मानी जा रही है, स्टेम सेल थेरेपी। इसका असल मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को बदलना या उन्हें फिर से ठीक करना। अच्छा। स्टेम सेल्स को आप शरीर की मास्टर कोशिकाएं कह सकते हैं। ये ऐसी कच्ची कोशिकाएं हैं जिनमें किसी भी तरह की कोशिका में बदलने की जादुई क्षमता होती है। किसी भी तरह की, मतलब एक स्टेम सेल दिमाग की कोशिका भी बन सकती है और दिल की भी? क्या इनकी शक्तियों का भी कोई वर्गीकरण होता है? बिल्कुल होता है। सोचिए, एक ऐसी मास्टर चाबी वाली कोशिका जो शरीर का कोई भी ताला खोल सकती हो। यानी कोई भी अंग बना सकती हो। हाँ, उसे वैज्ञानिक टोटीपोटेंट कहते हैं, यानी संपूर्ण शक्ति वाली। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जाइगोट, जिससे पूरा इंसान बनता है। समझ गया। लेकिन इलाज के लिए वैज्ञानिक किस तरह की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं? इलाज के लिए प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं एक स्वीट स्पॉट जैसी हैं। वो पूरा इंसान तो नहीं बना सकती, लेकिन शरीर के लगभग किसी भी ऊतक, जैसे दिल की मांसपेशियां, दिमाग के न्यूरॉन्स या लिवर की कोशिकाएं, ये सब बना सकती हैं। पार्किंसन जैसी बीमारियों के इलाज की उम्मीद इन्हीं से जुड़ी है। और इनके बाद मल्टीपोटेंट भी हैं? जी, मल्टीपोटेंट कोशिकाएं एक ही परिवार की कई कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे हमारे खून की सारी कोशिकाएं, लाल, सफेद, प्लेटलेट्स, एक ही तरह की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से बनती हैं। शरीर के इस अद्भुत सिस्टम से निकलकर अब जरा एक बहुत बड़े सिस्टम की तरफ चलते हैं, हमारा सौर मंडल। हाँ, ये बिल्कुल अलग पैमाना है। सूर्य से लगातार आवेशित कणों की एक धारा निकलती रहती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर पवन, यानी सोलर विंड। हालांकि इसका नाम पवन है, पर ये पृथ्वी की हवा जैसी नहीं है। तो ये है क्या असल में? ये असल में सूर्य के कोरोना, मतलब उसके बाहरी वायुमंडल से निकलने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एक बहुत तेज रफ्तार वाली धारा है। तो फिर ये सौर ज्वालाओं यानी सोलर फ्लेयर से कैसे अलग है? हम अक्सर सुनते हैं कि उनसे धरती पर असर पड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, सौर पवन एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है। ठीक है। लेकिन सौर ज्वाला उस नदी में अचानक आए एक भयानक बाढ़ की तरह है।
ये सूर्य की सतह पर होने वाला एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट है। और यही नुकसान पहुंचाता है। हाँ, यही विस्फोट जब पृथ्वी की तरफ आता है तो हमारे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सब उस तारे की कहानी का हिस्सा है जो हमें जिंदगी देता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि तारों का भी जीवन चक्र होता है। जी बिल्कुल, और वो काफी दिलचस्प होता है। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे अंत में एक व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन बनकर शांत हो जाते हैं। और जो बड़े तारे होते हैं, जो तारे सूर्य से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनका अंत बहुत नाटकीय होता है। वे सुपरनोवा नाम के एक महाविस्फोट के साथ खत्म होते हैं, जिसके बाद ब्लैक होल बनता है। हाँ, उस विस्फोट के बाद जो बचता है वो या तो एक न्यूट्रॉन स्टार होता है या फिर एक ब्लैक होल। सूर्य के इस विशाल पैमाने से अब हम दुनिया को चलाने वाले छोटे छोटे कणों पर आते हैं। अगला सवाल बिजली के प्रवाह से जुड़ा है। हमारे पास 3 तरह के चालक हैं, धातु, आयोनित गैस और विद्युत अपघट्य। इनमें चार्ज को कौन आगे बढ़ाता है? ये समझना दिलचस्प है कि बिजली का प्रवाह हमेशा एक ही चीज से नहीं होता। धातु जैसे तांबे का तार, उसमें चार्ज को ले जाने का काम करते हैं आजाद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन आयनित गैस में क्या होता है? आयनित गैस, जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं, उसमें मामला थोड़ा अलग है। वहां इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, साथ में धनात्मक आयन भी होते हैं। तो दोनों मिलकर चार्ज को आगे बढ़ाते हैं? हाँ, दोनों मिलकर। और विद्युत अपघट्य जैसे नमक का पानी, उसमें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। उसमें क्या होता है? वहां 2 अलग अलग लाइनें हैं जो उल्टी दिशा में चल रही हैं, एक धनात्मक आयनों की और दूसरी ऋणात्मक आयनों की। लेकिन नतीजा वही होता है, चार्ज का प्रवाह। बिल्कुल। तो मूल अंतर यही है कि चालक धारा को आसानी से बहने देता है और कुचालक उसे रोकता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक का ये सफर कमाल का है। चलिए अब एक दूसरे तरह के प्रवाह को देखते हैं, इतिहास में सत्ता का प्रवाह। ये भी एक सिस्टम ही है। अगला सवाल मुगल साम्राज्य से है। किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी थी? ये थे जहांगीर। उन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी और उसमें अपने शासन, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ बड़ी ईमानदारी से दर्ज किया है। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता अकबर, जो इतने महान शासक थे, हाँ, अकबरनामा उन्होंने खुद नहीं लिखी थी, उसे उनके दरबारी अबुल फजल ने लिखा था। और जहांगीर के बाद आए शाहजहां, जिनके समय में एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार हुई थी, कंधार का हाथ से निकल जाना। बिल्कुल। और फिर उनके बेटों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, वो तो क्रूरता की मिसाल है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि जिस इंसान ने ताजमहल बनवाया, उसी के परिवार में सत्ता के लिए इतना खून खराबा था। इतिहास ऐसी विडंबनाओं से भरा पड़ा है। आपने कंधार का जिक्र किया। मुगलों के लिए कंधार खो देना इतनी बड़ी बात क्यों थी? वो सिर्फ एक शहर ही तो था। नहीं, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उस समय के जियोपॉलिटिकल सिस्टम की धुरी था। धुरी? कैसे? कंधार इसलिए जरूरी था क्योंकि वो काबुल और हेरात के बीच के मुख्य जमीनी रास्ते को नियंत्रित करता था। काबुल भारत का दरवाजा था और हेरात फारस का एक बड़ा केंद्र। तो कंधार इन दोनों के बीच की चाबी था। बिल्कुल, ये व्यापार से ज्यादा सुरक्षा का मामला था। उत्तर पश्चिम से भारत पर होने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए वो सबसे मजबूत सैन्य चौकी थी। इसीलिए मुगल और फारस के सफाविद उसके लिए लड़ते रहते थे। जी हाँ, और शाहजहां के समय उसका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाना मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। चलिए अब मुगलों से थोड़ा और पहले के भारत में चलते हैं। 8वीं शताब्दी में दंतीदुर्ग नाम के एक शासक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? उन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश की नींव रखी थी, बादामी के शक्तिशाली चालुक्यों को हराकर। और हमारे सूत्रों में कन्नौज के लिए हुए एक त्रिपक्षीय संघर्ष का भी जिक्र है। ये क्या था? ये उस समय के भारत का एक तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स था। अच्छा। हाँ, कन्नौज उस वक्त उत्तर भारत का सबसे प्रतिष्ठित शहर था। उस पर कब्जा करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों, दक्षिण के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल और पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार के बीच लगभग 200 सालों तक एक लंबी लड़ाई चली। और इसी संदर्भ में चोल प्रशासन के 2 शब्द भी दिए गए हैं, वेट्टी और कदमाई। हाँ, ये उस समय के सामाजिक आर्थिक सिस्टम को दिखाते हैं। वेट्टी का मतलब था जबरदस्ती काम करवाना, यानी बेगार, और कदमाई जमीन पर लगने वाला टैक्स था। हमारा आखिरी सवाल हमें वापस मध्य एशिया ले जाता है, जहां से एक ऐसे साम्राज्य की कहानी शुरू होती है जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 15वीं शताब्दी में तैमूर सत्ता का पतन का क्या कारण था?
तैमूर ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, लेकिन उसकी मौत के बाद वो कमजोर पड़ने लगा और 15वीं सदी के अंत तक उसके पतन का मुख्य कारण था उज़्बेकों का उदय। उज़्बेकों का उदय? हाँ, मोहम्मद शैबानी खान नाम के एक उज़्बेक नेता ने मध्य एशिया में तैमूर के वंशजों को एक-एक करके हरा दिया और उनकी सत्ता लगभग खत्म कर दी। तो इसका भारत से क्या लेना देना? मध्य एशिया में एक सिस्टम ढह रहा है, तो उसका असर यहाँ कैसे पड़ा? यहीं पर इतिहास की कड़ियां जुड़ती हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक जगह का वैक्यूम दूसरी जगह एक नई शक्ति को जन्म देता है। अच्छा। जब मध्य एशिया में तैमूरियों की सत्ता खत्म हो गई तो उन्हीं का एक राजकुमार था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अपना सब कुछ खोने के बाद बाबर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसे भारत की ओर देखना पड़ा? बिल्कुल, उसे एक नए साम्राज्य की तलाश में भारत की ओर रुख करना पड़ा। यहाँ आकर उसने पानीपत की लड़ाई जीती और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। वाह, मतलब अगर उज़्बेक तैमूरियों को ना हराते तो शायद बाबर कभी भारत आता ही नहीं और यहाँ मुगल साम्राज्य होता ही नहीं। बिल्कुल, एक सिस्टम का अंत दूसरे के उदय का कारण बना। तो आज हमने ये सीधे संविधान के दिल से हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में है? विकल्प हैं अनुच्छेद 20, 21, 22 या 23। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21, पर मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये पता होगा। हाँ, ये काफी मशहूर है। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 21 में तो बस कुछ ही शब्द हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो व्याख्या की है वो कमाल है। सही, संविधान सिर्फ ये नहीं कहता कि आप जिंदा रह सकते हैं, वो कहता है कि आप सम्मान के साथ जी सकते हैं, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। और इसी एक अनुच्छेद से, जैसा हमारे नोट्स में है, स्वास्थ्य का अधिकार, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, यहाँ तक कि सोने का अधिकार और निजता का अधिकार भी। ये कैसे हुआ? क्या अदालतें संविधान को अपने हिसाब से बदल रही हैं? नहीं, बदल नहीं रही, बल्कि उसकी व्याख्या कर रही हैं। आप सोचिए, जब संविधान बना था तब शायद किसी ने ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में सोचा भी नहीं था। सही बात है। तो न्यायपालिका समय के साथ इन शब्दों को नए अर्थ देती है। इसीलिए तो इसे एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से फ्यूचर प्रूफ है। वैसे इसमें जो दूसरे विकल्प है, जैसे अनुच्छेद 20, वो भी तो जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। अनुच्छेद 20 आपको एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा से बचाता है और आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये भी नागरिक अधिकारों का एक बहुत बड़ा पिलर है। नागरिक अधिकारों से ही जुड़ा है भ्रष्टाचार मुक्त शासन का अधिकार। और यहीं से हमारा अगला सवाल आता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की सबसे सटीक जिम्मेदारी क्या है? तो इसका सही जवाब है ए, कि लोकपाल को राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट देनी होती है। एक रिपोर्ट? ये तो सुनने में काफी मतलब एक सामान्य सा प्रशासनिक काम लगता है। लगता है, पर है नहीं। यही रिपोर्ट उसकी जवाबदेही की रीढ़ है। इससे पता चलता है कि इतना बड़ा संस्थान काम कर भी रहा है या नहीं। एक मिनट, यहाँ एक बात है जो मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। लोकपाल एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं। हाँ। इसका मतलब क्या ये है कि इसका जिक्र हमारे मूल संविधान में था ही नहीं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। इसे बाद में 2013 में संसद ने एक कानून पास करके बनाया है। अच्छा, मुझे लगा था ये चुनाव आयोग की तरह एक संवैधानिक संस्था होगी। नहीं, और इसका एक फायदा भी है। अगर कल को इसमें कुछ बदलाव करने हो तो संसद कानून में संशोधन कर सकती है, जो कि संवैधानिक संशोधन से कहीं ज्यादा आसान है। और इसका दायरा तो बहुत बड़ा है ना, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे के अधिकारी तक। जी हाँ, भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। ये एक शक्तिशाली संस्था है। तो एक तरफ संसद है जो कानून बना रही है और दूसरी तरफ न्यायपालिका जो उसकी व्याख्या कर रही है। पर क्या संसद कुछ भी कर सकती है? मतलब क्या वो पूरे संविधान को ही बदल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आता है। तो अगला सवाल इसी से है, मूल संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन है सी, कि ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं को बचाने के लिए बनाया था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मूल संरचना शब्द संविधान की किताब में कहीं लिखा ही नहीं है। कहीं नहीं। तो ये पूरी तरह से एक न्यायिक आविष्कार है
न्यायपालिका ने एक तरह से संविधान के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना दी। बिल्कुल, आप इसे एक अदृश्य कवच कह सकती हैं। ये 1973 के मशहूर केशवानंद भारती केस से आया। उस वक्त एक डर था कि कोई बहुत शक्तिशाली सरकार संविधान की आत्मा को ही न बदल दे। तो अदालत ने कहा कि आप घर में बदलाव कर सकते हैं, पर घर की नींव को हाथ नहीं लगा सकते। एकदम सही। और ये नींव क्या है? क्या है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, ऐसी चीजें जिन्हें आप भारत से अलग नहीं कर सकते। ये सिद्धांत संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। अधिकारों की सुरक्षा की बात हो रही है, तो बच्चों के अधिकारों की बात करना भी बहुत जरूरी है। अगला सवाल पॉक्सो अधिनियम से जुड़ा है। इसके तहत किसी मामले की सुनवाई पूरी करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? इसका जवाब है डी, 1 साल। और ये समय सीमा बहुत सोच समझ कर रखी गई है। क्यों? क्योंकि बच्चों से जुड़े मामलों में न्याय में देरी का मतलब है एक तरह से न्याय से इनकार। इसका पूरा नाम है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और इसका लक्ष्य है स्पीडी ट्रायल। इस कानून के बारे में 2 बातें मुझे बहुत असरदार लगी। पहली, ये जेंडर न्यूट्रल है। ये लड़के और लड़की दोनों को बराबर की सुरक्षा देता है। हाँ, ये बहुत ही प्रगतिशील बात है। और दूसरी, अनिवार्य रिपोर्टिंग। सही, मतलब अगर किसी टीचर, डॉक्टर या किसी को भी ऐसे अपराध का पता चलता है तो पुलिस को बताना जरूरी है। आप चुप नहीं रह सकते। चुप रहना भी अपराध है। जी। और ये कानून 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए सहमति जैसी किसी भी दलील को नहीं मानता। ये बच्चों के लिए एक बहुत मजबूत ढाल है। तो हमने देखा कि समाज की जरूरतों के हिसाब से कानून कैसे बनते हैं। 1990 के दशक में भारत को एक अलग तरह के ढांचे की जरूरत थी, एक आर्थिक ढांचा। हाँ, उदारीकरण का दौर। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत हुई बैंकिंग सेक्टर से। तो हमारा अगला सवाल है, 1991 के बाद बैंकिंग सुधारों से कौन सा अहम संस्थानगत विकास हुआ? इसका उत्तर है ए, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, यानी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ये नरसिम्हम समिति की सिफारिशों का नतीजा था। नरसिम्हम समिति, इनका जिक्र बार बार आता है। हाँ, भारतीय बैंकिंग सुधारों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बीएफएस का काम था बैंकों पर कड़ी नजर रखना ताकि पूरा सिस्टम स्थिर रहे। तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल भी है। नरसिम्हम समिति के दूसरे दौर की सिफारिशों में सरकारी बैंकों के बारे में क्या कहा गया था? उनकी एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी सिफारिश थी। क्या थी वो? सी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और एकीकरण करना। विलय? ये तो उस दौर की नीति से बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल, क्योंकि 1969 और 1980 में तो सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। सही कहा। ये नीति में 180 डिग्री का मोड़ था। पहले का लक्ष्य था सामाजिक बैंकिंग, मतलब बैंकों को हर गांव तक पहुंचाना। और 90s के दशक के बाद लक्ष्य था कुछ बड़े, मजबूत और कुशल बैंक बनाना जो दुनिया में मुकाबला कर सकें। उनका मानना था कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा। आज हम जो बैंकों का विलय देख रहे हैं, उसकी नींव उसी समिति ने रखी थी। तो चलिए आर्थिक नीतियों से अब अर्थशास्त्र के एक बिल्कुल बुनियादी सवाल पे चलते हैं। ठीक है। दुर्लभता यानी स्कैर्सिटी की समस्या को सबसे अच्छी तरह कौन सी बात बताती है? इसका सही जवाब है सी, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये पूरे अर्थशास्त्र का आधार है। ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं, इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप सोचिए, महीने के आखिर में आपकी जेब में पैसे सीमित हैं। हाँ, वो तो है। पर आपकी इच्छाएं असीमित हैं। दोस्तों के साथ डिनर पर जाना है, एक नई फिल्म देखनी है, शायद कुछ खरीदना भी है। सही। आप जो चुनाव करते हैं कि इन सीमित पैसों को कहाँ खर्च करें, वही अर्थशास्त्र है। सरकार भी तो यही करती है। टैक्स का पैसा सीमित है, पर उससे सड़कें भी बनानी है, अस्पताल भी बनाने हैं और देश की रक्षा भी करनी है। अच्छा, तो पूरा अर्थशास्त्र इसी चुनाव का अध्ययन है कि सीमित चीजों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो। संक्षेप में, हाँ। ये संसाधन कहाँ और कैसे इस्तेमाल होंगे, ये इस पर भी तो निर्भर करता है कि लोग रहते कहाँ हैं। निश्चित रूप से। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है, जो 2011 की जनगणना से है। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? इसका जवाब है डी, दिल्ली। और आंकड़े आपको चौंका देंगे। क्या है आंकड़े? दिल्ली का जनसंख्या घनत्व लगभग 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 11,320 मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 से ज्यादा लोग। हाँ, और इसकी तुलना अगर हम अरुणाचल प्रदेश से करें, जहां का घनत्व सिर्फ 17 है। 17?
कहाँ 11,000 और कहाँ 17? यही तो भारत की विविधता है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे? दिल्ली में सरकार को सोचना है कि बढ़ती भीड़ के लिए मेट्रो कैसे बनाए, पानी कहाँ से लाए, जबकि अरुणाचल में चुनौती है कि दूर दराज के एक गांव तक सड़क कैसे पहुंचाएं। दोनों की समस्याएं बिल्कुल अलग है। तो इन कुछ सवालों की पर आते हैं। ये प्रवासन यानी माइग्रेशन से जुड़ा है। इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली कि एक नए देश में आने वाले लोगों को अप्रवासी यानी इमिग्रेंट्स कहते हैं, और दूसरी कि उत्प्रवासी यानी एमिग्रेंट्स वो लोग हैं जो कहीं और बसने के लिए अपना देश छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआती सवाल है। इसका जवाब ये है कि ये दोनों बातें अपने आप में तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात पहली की वजह नहीं है। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, अप्रवास यानी इमिग्रेशन, इसमें अंग्रेजी का इन छिपा है। मतलब अंदर आना। हाँ, किसी आबादी में लोगों का आना, इससे उस जगह की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। और उत्प्रवास में फिर एग्जिट यानी बाहर जाना छिपा होगा। बिल्कुल, उत्प्रवास यानी एमिग्रेशन मतलब किसी आबादी से लोगों का बाहर जाना, इससे जनसंख्या कम होती है। तो ये दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। हाँ, एक ही प्रक्रिया को दो अलग अलग नजरियों से देखती हैं। एक देश का उत्प्रवासी दूसरे देश के लिए अप्रवासी होता है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। और इन वजहों को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रतिकर्ष यानी पुश और अपकर्ष यानी पुल फैक्टर्स। ये क्या है? हाँ, मोटे तौर पर प्रतिकर्ष या पुश फैक्टर्स वो नेगेटिव वजह हैं जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करती हैं। जैसे बेरोजगारी, गरीबी, कोई लड़ाई झगड़ा, सूखा पड़ना या फिर असुरक्षा का माहौल। ये वो हालात हैं जिनसे लोग दूर भागना चाहते हैं। तो फिर पुल फैक्टर्स इसका ठीक उल्टा यानी अच्छी चीजें होंगी जो लोगों को बुलाती हैं। सही पकड़ें। अपकर्ष या पुल फैक्टर्स वो पॉजिटिव चीजें हैं जो लोगों को किसी नई जगह पर आने के लिए आकर्षित करती हैं। जैसे नौकरी के बेहतर मौके। हाँ, बेहतर मौके, अच्छी सुरक्षा, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं या राजनीतिक स्थिरता। पर यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। वो क्या? हमें अक्सर लगता है कि सबसे बड़ा पुल फैक्टर पैसा होता है, पर कई स्टडीज बताती हैं कि सबसे शक्तिशाली पुल फैक्टर स्थिरता है, स्टेबिलिटी। स्थिरता पैसे से भी ज्यादा? हाँ, लोग अक्सर एक अमीर लेकिन अस्थिर देश को छोड़कर एक कम अमीर लेकिन स्थिर और सुरक्षित देश में बसना पसंद करते हैं। तो हमने देखा कि इंसानों की आवाजाही को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। अब जरा उन ताकतों की बात करते हैं जो उस जमीन को ही बनाती हैं जिस पर हम चलते हैं। अगला सवाल जियोलॉजी से है, और इसमें एक बड़ा भारी भरकम शब्द है, पटल विरूपता, डायस्ट्रॉफिज्म। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? हाँ है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। पहला कथन कहता है कि पटल विरूपता में वो सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट को हिलाती, उठाती या बनाती हैं। और ये सही है? ये बात एकदम सही है। देखिए, पृथ्वी को बदलने वाली ताकतों को हम दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, अंतर्जनित यानी एंडोजेनेटिक, जो धरती के अंदर से आती हैं। बिल्कुल, और दूसरी हैं बहिर्जनित, एक्सोजेनिक, जो सतह के ऊपर काम करती हैं। पटल विरूपता एक बहुत धीमी गति से काम करने वाली अंदरूनी ताकत है। अच्छा, जिससे पहाड़ और महाद्वीप जैसी बड़ी-बड़ी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन कहता है कि बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा वायुमंडल से लेती हैं, जो सौर ऊर्जा और विवर्तनिक प्रवणता से चलती हैं। अब इसमें सौर ऊर्जा वाली बात तो समझ आती है, क्योंकि हवा, पानी ये सब तो सूरज की गर्मी से ही चलता है। तो ये कथन गलत क्यों है? यहीं पर वर्गीकरण की बारीकी सामने आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सौर ऊर्जा एक बाहरी स्रोत है। हाँ, बहिर्जनित ताकतें अपनी ऊर्जा बाहरी स्रोतों से ही लेती हैं, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण। लेकिन इस कथन में एक शब्द जोड़ दिया गया है, विवर्तनिक प्रवणता, टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स। हाँ, ये पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से जुड़ा है, जो कि एक अंदरूनी बल है, बाहरी नहीं। ओह, सिर्फ इस एक गलत शब्द को शामिल करने की वजह से ये पूरा वैज्ञानिक कथन गलत हो जाता है। एक मिनट रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है। तो मतलब सिर्फ एक गलत शब्द की वजह से पूरा कथन गलत हो गया? जी, पर क्या ऐसा नहीं सोच सकते कि ये अंदरूनी और बाहरी ताकतें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं? जैसे एक अंदरूनी ताकत से पहाड़ बना, तो उस ढलान पर बाहरी ताकत यानी बारिश से कटाव ज्यादा तेजी से होगा। तो एक तरह से तो असर पड़ ही रहा है।
आपने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया है। बिल्कुल, ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं तो हम ऊर्जा के सीधे स्रोत की बात करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सोर्स। हाँ, बहिर्जनित प्रक्रियाओं की सीधी ऊर्जा सूरज और गुरुत्वाकर्षण से आती है, टेक्टोनिक प्लेटों से नहीं। आपका सवाल ये दिखाता है कि असल दुनिया इन साफ सुथरी श्रेणियों से कहीं ज्यादा जटिल है। सही बात है। लेकिन चीजों को समझने के लिए हमें ये श्रेणियां बनानी पड़ती हैं। बेहतरीन। तो अब आते हैं खेती पर। अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी जलवायु और मिट्टी को कैसे वर्गीकृत किया जाए। गेहूं के लिए सबसे सही स्थितियां हैं समशीतोष्ण जलवायु, मतलब टेम्परेट क्लाइमेट। सर्दियों में तापमान हो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों में 21 से 26 डिग्री, और मिट्टी हो चिकनी दोमट यानी क्ले लोम। तो ये एक रबी की फसल है। हाँ, जिसे बढ़ने के लिए ठंडी नम सर्दी चाहिए और पकने के लिए लंबी गर्म और सूखी गर्मी। और इस चिकनी दोमट मिट्टी में ऐसा क्या खास है? क्या गेहूं किसी और मिट्टी में नहीं उग सकता? उग तो सकता है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का सही होना बहुत जरूरी है। चिकनी दोमट मिट्टी पानी को सोखकर भी रखती है और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकलने भी देती है। मतलब जस्ट राइट वाली बात। बिल्कुल। तो इसका मतलब हर मिट्टी हर फसल के लिए नहीं है। जैसे यहाँ लैटेराइट मिट्टी का भी जिक्र है, वो किसके लिए अच्छी है? सही सवाल। लैटेराइट मिट्टी उन जगहों पर बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। इस वजह से मिट्टी के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पानी में घुलकर नीचे बह जाते हैं। लीचिंग कहते हैं इसे। हाँ, लीचिंग। तो ये मिट्टी गेहूं के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन काजू और कॉफी जैसी फसलों के लिए बेहतरीन है। अच्छा। जिन्हें ऐसी अम्लीय और कम पोषक तत्वों वाली मिट्टी पसंद है, ये दिखाता है कि प्रकृति में हर चीज की अपनी एक जगह है। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब ये है कि भारत में हरित क्रांति पंजाब हरियाणा में ही क्यों सफल हुई? इसका एक बड़ा कारण वहाँ की भूगोल भी थी। बिल्कुल। नदियों की लाई दोमट मिट्टी और गेहूं के लिए एकदम सही रबी का मौसम। ये कोई हादसा नहीं था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अब जब हम सही समय की बात कर ही रहे हैं तो अगला सवाल भारत के फसल मौसमों के वर्गीकरण पर ही है। एक तरफ है खरीफ, रबी और जायद, और दूसरी तरफ है फसलें। इनका सही मिलान क्या होगा? इनका सही मिलान इस तरह है। खरीफ जो मानसून की फसल है, जून से सितंबर, उसमें आते हैं चावल, कपास, बाजरा, मक्का। ठीक है। फिर रबी जो सर्दियों की फसल है, अक्टूबर से मार्च, उसमें आते हैं गेहूं, चना, सरसों, जौ। और जायद? और जायद जो इन दोनों के बीच की छोटी गर्मियों की फसल है, अप्रैल से जून, उसमें सब्जियां, फल और चारा। इसमें एक और दिलचस्प बात लिखी है कि दक्षिण भारत में कुछ फसलें जैसे चावल और मक्का खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जा सकती हैं। ये तो उत्तर भारत से काफी अलग है। हाँ, और ये हमें वर्गीकरण के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। ये श्रेणियां खरीफ, रबी, जायद बहुत उपयोगी हैं, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। भारत की कृषि विविधता इतनी ज्यादा है कि एक हिस्से के नियम दूसरे पर पूरी तरह लागू नहीं होते। दक्षिण भारत में तापमान साल भर लगभग एक जैसा रहता है, तो वहाँ के किसान अपनी सुविधा के अनुसार फसलें उगा सकते हैं। तो प्रकृति हमेशा हमारे बनाए गए बक्सों से थोड़ी बड़ी होती है। बिल्कुल। हमने लोगों की आवाजाही, धरती की ताकतों और फसलों को वर्गीकृत किया। हमारा आखिरी सवाल कुछ ऐसा वर्गीकृत करने के बारे में है जो पूरी तरह से इंसानी रचना है, साहित्य। यहाँ लेखक विनोद कुमार शुक्ल की 3 रचनाओं का उनके प्रकार से मिलान करना है। नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद और पेड़ पर कमरा इसका सही मिलान है। नौकर की कमीज एक उपन्यास है, नॉवल। लगभग जय हिंद उनका पहला कविता संग्रह है। और पेड़ पर कमरा एक कहानी संग्रह है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। तो ये सिर्फ सही जवाब जानने की बात नहीं है। ये हमें क्या बताता है कि एक ही लेखक उपन्यास भी लिख रहा है, कविता भी और कहानियां भी। वो अलग अलग श्रेणियों में क्यों काम कर रहा है? ये एक शानदार सवाल है। यहाँ वर्गीकरण हमें लेखक की कला की गहराई में ले जाता है। विनोद कुमार शुक्ल इन सभी विधाओं का इस्तेमाल एक ही मुख्य विषय को एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। और वो विषय क्या है? आम आदमी की शांत, अक्सर अनदेखी की गई जिंदगी और उसकी गरिमा। उनकी कविता उस जिंदगी के एक जादुई पल को पकड़ लेती है। उनकी कहानियां उस पल को एक घटना में बदल देती हैं। और उपन्यास? और उनके उपन्यास जैसे नौकर की कमीज दिखाते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे शांत पल मिलकर एक पूरी जिंदगी बना देते हैं। तो विधा बदलती है, लेकिन नजर वही रहती है। वाह। तो आज हमें आंध्र प्रदेश ले जाता है। सवाल है,
आंध्र प्रदेश का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें गायन और नृत्य दोनों शामिल हैं? और जवाब है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, हाँ। लेकिन स्रोत में एक ऐसी बात लिखी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। तरंगम नाम की एक चीज। तरंगम? इसमें डांसर एक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर नाचते हैं। हाँ, थाली के किनारों पर। ये सुनने में इतना मुश्किल लगता है। मतलब ये सिर्फ डांस नहीं, ये संतुलन की एक साधना है। आपने सही शब्द पकड़ा, संतुलन। और ये सिर्फ शारीरिक संतुलन नहीं है। कुचिपुड़ी अपने तेज कदमों, मतलब फास्ट फुटवर्क, और बहुत ही नाटकीय भावों के लिए जाना जाता है। इसमें तांडव यानी मर्दाना ऊर्जा और लास्य यानी स्त्रैण ऊर्जा दोनों का संतुलन है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि कहानी कहने का एक पूरा इकोसिस्टम है। अरे वाह। और एक और दिलचस्प डिटेल है, इसके आभूषण। ये सोने या चांदी के नहीं होते, बल्कि बुरुगु नाम की एक बेहद हल्की लकड़ी से बने होते हैं। लकड़ी से? ऐसा क्यों? ताकि नर्तक बिना वजन के बोझ के तेजी से मूव कर सकें। तो यहाँ कलात्मकता और व्यवहारिकता का एक और संतुलन दिखता है। कमाल है, मतलब हर चीज के पीछे एक वजह है। बिल्कुल। जब हम दूसरे विकल्पों को देखते हैं, जैसे मणिपुरी या केरल से कथकली और मोहिनी अट्टम, तो पता चलता है कि हर नृत्य की अपनी एक अलग पहचान और दर्शन है। तो कुचिपुड़ी में संतुलन की बात हुई। चलिए अब देखते हैं कि क्या एक त्योहार में हमें जीवन के दार्शनिक संतुलन की झलक मिलती है। अगला सवाल गुड़ी पड़वा के बारे में। इसमें 3 कथन थे और सही जवाब यह है कि केवल पहला कथन ही सच है। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन जो 2 कथन गलत हैं वो ज्यादा दिलचस्प हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक कहता है कि गुड़ी कोई पवित्र ग्रंथ है। नहीं, ये एक विजय ध्वज है। और दूसरा कहता है कि दिन की शुरुआत मिठाई से होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, असल में दिन की शुरुआत नीम और गुड़ के कड़वे मीठे मिश्रण से होती है। मतलब शुरुआत मीठे से नहीं बल्कि कड़वे से होती है। और इसी अनोखी परंपरा में एक बहुत गहरा दर्शन छुपा है। अच्छा? नहीं है। एक लंबी छड़ी पर उल्टा तांबे या चांदी का बर्तन, रेशमी कपड़ा, नीम आम के पत्ते, ये सब मिलकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनते हैं। इसीलिए इसे विजय ध्वज कहते हैं। सही कहा। और जहाँ तक नीम और गुड़ की बात है, हाँ, नीम का कड़वापन जीवन के दुखों का प्रतीक है और गुड़ की मिठास खुशियों का। दोनों को एक साथ खाना इस बात को स्वीकार करना है कि जीवन इन्हीं 2 चीजों का संतुलन है। सुख और दुख दोनों ही इसका हिस्सा है। वाह, ये तो सच में बहुत गहरा है। ये एक परंपरा से ज्यादा एक रिमाइंडर जैसा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने के व्यवहारिक सबक हैं। और स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में नए साल को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हाँ, जैसे बंगाल में पोइला बैसाख, तमिलनाडु में पुथांडु, आंध्र तेलंगाना में उगादी। मतलब उत्सव का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत का विचार पूरे देश को जोड़ता है। और तिब्बती बौद्ध समुदाय में इसे लोसर के रूप में मनाते हैं। ये दिखाता है कि कैलेंडर और परंपराएं भले ही अलग हों, लेकिन एक नई शुरुआत का उत्साह और उम्मीद हर जगह एक जैसी है। ठीक है, तो हमने शारीरिक और दार्शनिक संतुलन की बात की। अब संगीत की दुनिया में चलते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में आमतौर पर कौन सा ताल वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? मृदंगम। लेकिन स्रोत सिर्फ इसका नाम नहीं बताता। यह कर्नाटक यानी दक्षिण भारतीय संगीत और हिंदुस्तानी यानी उत्तर भारतीय संगीत के बीच एक साफ अंतर भी दिखाता है। हाँ, और ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, मृदंगम कर्नाटक संगीत में ताल का आधार है। उसके साथ वीणा, नादस्वरम और घटम जैसे वाद्य यंत्र उस संगीत परंपरा को पूरा करते हैं। अच्छा। वही दूसरी तरफ जब हम संतूर या शहनाई की बात करते हैं, तो हम हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में आ जाते हैं। मतलब एक ही देश, लेकिन संगीत की 2 महान और अलग अलग धाराएं। बिल्कुल। और इससे जुड़ा एक और पहलू है इन कलाओं और कलाकारों का सम्मान। शुरुआत में कुछ महान संगीतकारों का जिक्र है जिन्हें भारत रत्न मिला। शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सितार के पंडित रविशंकर, और कर्नाटक संगीत की साम्राज्ञी MS सुब्बलक्ष्मी जी। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी शास्त्रीय कला को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय धरोहर मानता है। सही बात है। इन कलाकारों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना यह बताता है कि कला का योगदान कितना बड़ा समझा जाता है। बिल्कुल। तो अब तक हमने देखा कि कला और परंपराओं में संतुलन, प्रतीकवाद और दक्षता के सिद्धांत कितने गहरे हैं। और यही
संतुलन और दक्षता के सिद्धांत हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जाते हैं, अर्थशास्त्र। एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है। हाँ, सवाल है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण कौन सा वक्र सामान्यतः यू आकार का होता है? जवाब है औसत परिवर्तनीय लागत वक्र। अब ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। लगता तो है। मुझे ये यू आकार थोड़ा अजीब लगा। मैं तो सोच रहा था कि ज्यादा संसाधन मतलब ज्यादा कुशलता तो लागत हमेशा कम होनी चाहिए। ये वापस ऊपर क्यों जाने लगती है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और इसका जवाब ही इस सिद्धांत का सार है। चलिए एक बेकरी का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक रसोई है और एक बेकर है। आप एक और बेकर को काम पर रखते हैं। अब दोनों मिलकर काम बांट सकते हैं, है ना? हाँ, जिससे हर केक बनाने की लागत कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये वक्र का नीचे जाने वाला हिस्सा है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसी छोटी सी रसोई में 10 बेकर भर दें तो क्या होगा? तो भीड़ हो जाएगी, वे एक दूसरे से टकराएंगे, काम धीमा हो जाएगा। सही पकड़े, यानी हर केक बनाने की लागत फिर से बढ़ने लगेगी। ओहो, तो यह है घटते प्रतिफल का नियम। जी, एक बिंदु के बाद हर अतिरिक्त संसाधन उत्पादकता बढ़ाने की बजाय घटाने लगता है। यही गिरावट और फिर ये बढ़ोतरी उस वक्र को उसका यू आकार देती है। अच्छा, तो ये यू आकार असल में कहानी बताता है, पहले बढ़ती हुई दक्षता की और फिर घटती हुई दक्षता की। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में दूसरे वक्रों का भी जिक्र है, जैसे औसत स्थिर लागत। क्या वो भी ऐसा ही होता है? नहीं, और यहीं ये और भी दिलचस्प हो जाता है। उसी बेकरी का किराया तो फिक्स्ड है ना? उसे हम स्थिर लागत कहते हैं। हाँ, किराया तो उतना ही रहेगा, चाहे एक केक बनाए या 1000। तो जैसे जैसे आप ज्यादा केक बनाते हैं, हर केक पर किराए का बोझ कम होता जाता है। मतलब औसत स्थिर लागत का वक्र कभी भी यू आकार का नहीं होता, वो लगातार नीचे की ओर ही जाता है। अच्छा, तो हर वक्र एक अलग तरह की लागत की कहानी बताता है। बिल्कुल सही। कमाल है। कुचिपुड़ी नर्तकी के पीतल की थाली पर संतुलन से लेकर अर्थशास्त्र के इस यू आकार के वक्र तक हमने आज कितनी अलग अलग दुनियाओं की सैर कर ली। नृत्य, त्योहार, संगीत और आर्थिक सिद्धांत। और इन सब में एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है। क्या? संतुलन। चाहे वो कला हो या अर्थशास्त्र, हर जगह कुछ बुनियादी पैटर्न काम करते हैं। जैसे गुड़ी पड़वा में नीम और गुड़ जीवन के संतुलन का संदेश देते हैं। वैसे ही अर्थशास्त्र में घटते प्रतिफल का नियम हमें बताता है कि किसी भी चीज की अधिकता कैसे संतुलन को बिगाड़ सकती है। सही कहा, हर सिस्टम एक संतुलन की तलाश में रहता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करना चाहूंगी, श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ। आज हमने देखा कि कैसे नीम और गुड़ जीवन के संतुलन का प्रतीक है और कैसे अर्थशास्त्र में भी घटते प्रतिफल का नियम संतुलन की ही बात करता है। क्या कला, संस्कृति और अर्थशास्त्र के बीच ऐसे ही और भी गहरे अनपेक्षित संबंध हो सकते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हों? बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है।